आभार व्यक्त करती हूँ। मैं रोशनी बीएड प्रथम वर्ष की प्रशिक्षु आपके समक्ष मौलाना मजरूल हक की जीवनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो हमारे जीवन और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि इनकी जीवनी से हम सभी को एक नई दृष्टि और प्रेरणा मिलेगी। तो आइए बिना किसी विलंब के मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मौलाना मजरूल हक का जन्म 22 दिसंबर 1866 को बिहार के पटना के बहुपुरा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जिसमें छोटे जमींदार और नील की खेती करने वाले किसान शामिल थे। उनका परिवार मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के दाऊदनगर में रहता था, जो बाद में बहुपुरा में स्थानांतरित हो गया। जैसा कि उस समय के मुसलमानों और कास्तों की परंपरा थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने उर्दू और फारसी दोनों में एक मौलवी से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1871 में अपनी मिडिल स्कूल की परीक्षा पास की और उसके बाद पटना कॉलेज स्कूल में दाखिला लिया। 1886 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने पटना कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन एक शिक्षक से मतभेद होने के कारण बाद में उन्होंने लखनऊ के प्रतिष्ठित कैनिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां वे 1887 तक रहे। सितंबर 1888 से वे लंदन चले गए और जून 1891 में कानून में स्नातक होने के बाद वापस लौटे। 1891 में वे बैरिस्टर के रूप में भारत लौटे और न्यायिक सेवा में शामिल हो गए। उन्होंने वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। 1906 तक वे छपरा छोड़कर पटना में प्रैक्टिस करने लगे और उसी साल वे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। 1911 के बीच वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य चुने गए। 1911 में मौलाना की अध्यक्षता में एक तीसरा बिहार राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अलग बिहार राज्य की मांग की गई। उन्होंने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संधि में सक्रिय भूमिका निभाई। वे 1916 में एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन में शामिल हुए और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी के मेहमान पटना में उनके घर सिकंदर मंजिल पर आए। 1919 में वे खिलाफत आंदोलन में सक्रिय रहे और 1920 में आंदोलन में शामिल हो गए। 1921 में गांधी जी प्रभावित हुए और पटना में सदाकत आश्रम सत्य का निवास की स्थापना की, जिसके अंतर्गत बिहार विद्यापीठ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें मौलाना मजरूल हक कुलपति बनाए गए। उसी आश्रम से हक ने मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उनका कथन था, चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान, हम एक ही नाव पर सवार हैं। अगर हम जीत गए तो डूबेंगे, हम साथ साथ डूबेंगे। उन्होंने 1926 में सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और नेहरू जैसे नेताओं के साथ पत्र व्यवहार जारी रखा। सिवान में आवासीय कॉलोनी का नाम उनके नाम पर रखा गया। मजरूल हक की 3 शादियां हुई। उनकी पहली शादी 1892 में उत्तर प्रदेश के खरसाती गांव की गोदिया बेगम से हुई थी। हालांकि 1902 में उनकी निसंतान मृत्यु हो गई। उनकी दूसरी शादी किश्वर जहां से हुई और उनके 2 बेटे हसन और हुसैन हुए। हालांकि किश्वर की मृत्यु 1912 में हो गई। उनकी तीसरी और अंतिम शादी 1917 में मुनीरा बेगम से हुई और उनकी मृत्यु 1976 में हुई, जो उनके पति के निधन के कई साल बाद हुई। सरोजनी नायडू ने उन्हें एक दूसरे से मिलवाया था। 1981 में भारतीय डाक सेवा द्वारा उनके सम्मान में एक टिकट जारी किया गया और 1998 में उनके याद में पटना में मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उन्होंने बिहार के सिवान के फरीदपुर में एक घर बनाया। उसका नाम आशियाना रखा। राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी सहित कई राष्ट्रवादी यहाँ आए थे। 2 जनवरी 1930 को उनकी मृत्यु हो गई।
अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आजादी के लिए जो बलिदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी कुर्बानियों का सम्मान करना और उनके आदर्शों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं उनकी मेहनत और त्याग का परिणाम है। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें। मुझे आशा है कि आज की जीवन कथा से हमें प्रेरणा मिली होगी। अंत में मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद रोशनी। आज हम लोग